हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सामान्य हिंदी का यानी कि जनरल हिंदी का एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है और इस पूरे पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि हर साल लगभग पेपर में जो चीज़ें होती हैं वो सेम आती हैं। यानी कि अगर हम बात करें पिछले 2023 में जो पेपर हुआ है यानी कि इस साल, उसमें भी 30% सिलेबस कम था, लेकिन जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी 30% सिलेबस कम है। तो ये पूरा जो पेपर है ये पूरे 30% सिलेबस कट ऑफ के साथ है। इस पूरे पेपर को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हल सहित, यानी कि पूरे पेपर का सलूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी क्वेश्चंस का सलूशन हो सकता है उनको हम बिल्कुल ध्यान से और एक्सप्लेनेशन करके आपको बताएंगे। तो पेपर को पूरा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से पेपर आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 को। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने अपने सर लोगों से सुना होगा, किसी से सुना होगा, अपने बड़े भाई और बहनों से सुना होगा कि पिछले ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को अंदाजा लगता है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लो, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा जो हिंदी का पेपर होता है वो आपको भी पता है और सभी को पता है कि 100 नंबर का आता है। इसके लिए पेपर करने के लिए हमें 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। कुछ निर्देशांक है जिनको हमें पढ़ना होता है। 15 मिनट जो होते हैं वो शुरू में जो प्रश्न पत्र होता है, जो पेपर हमें मिलता है, उसको पढ़ लेने के लिए हमें 15 मिनट निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होता है। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। जैसे आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे तो आपको पेपर पहले मिल जाएगा, कॉपी कुछ समय बाद मिलती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 15 मिनट जो आपको शुरू में दी जाएंगे उनको पेपर पढ़ने में लगाएंगे। ऐसा नहीं आप उसमें कंजूसी करेंगे, उस पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे खंड का की। तो बच्चों, जो हमारा खंड का है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका क्या है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक संपादित पत्रिका थी, वो कौन सी थी। आपको पता होना चाहिए कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने किस पत्रिका को संपादित किया था। तो बच्चों, क्वेश्चन कोई नया नहीं है, मैंने पिछली बार आपको टॉप 13 क्वेश्चंस पढ़ाए थे हिंदी के, उनमें सारे क्वेश्चंस मेंशन थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कवि बचन सुधा पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। पेपर में कुछ भी नया नहीं आएगा, बस आपको सारे लेक्चर अटेंड करने हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए श्याम सुंदर दास हैं, या फिर बाबू गुलाब राय जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या विद्यानिवासन मिश्र हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो श्रद्धा भक्ति जो एक निबंध है वो लिखा था हमारे रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। यानी कि जो रंगभूमि एक उपन्यास है उसको किसने लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, रंगभूमि जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। जब हम आपको प्रेमचंद्र की रचनाएं पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने रंगभूमि उपन्यास के बारे में जिक्र किया था और बहुत अच्छे तरीके से किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है। मैं पिछली बार जो पढ़ा रहा था, शायद क्लास 12 की बुक के बारे में एनालिसिस कर रहा था, उस समय कर्मनाशा की हार पर हमने यानी कि क्या डिस्कस किया था। कर्मनाशा की हार जो एक रचना है वो किसकी है, तो आपको मैंने पढ़ाया था कर्मनाशा की हार के बारे में। तो जो एक हमारे साइंटिस्ट है शिव प्रसाद, एक संपादक यानी कि लेखक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला है वो सही है। कौन है, शिव प्रसाद सिंह जो है कर्मनाशा की हार के लेखक है। नेक्स्ट है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया। यानी कि जो राष्ट्र का स्वरूप है एक निबंध है, हमारा पहला चैप्टर है हिंदी में। ठीक है, वो एक निबंध है, उसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, लेकिन वो किस निबंध संग्रह से लिया गया।
तो आपको पता होना चाहिए एक पृथ्वी पुत्र एक निबंध संग्रह था, उसी से लिया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए जो शुरू में क्वेश्चन थे वो गद्य के थे, अब ये जो 5 क्वेश्चन है ये पद्य के हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, यानी कि कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। एक किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो आपको मैं बता दूं कि गिरिजा कुमार माथुर जो थे वो आधुनिक काल के कवि हैं। किसके? आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि, यानी कि प्रगतिवादी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, चंद्रप्रदाय हैं। कौन है इनमें से? तो आपको पता होना चाहिए प्रगतिवादी काव्य धारा के अगर कोई प्रमुख कवि हैं तो वो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तीसरा है क्वेश्चन कि लहर काव्य कृति के रचनाकार, यानी कि जो लहर काव्य कृति है इसको किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद भारती जी ने लिखा है, धर्मवीर भारती या अज्ञे जी ने लिखा है? आपको अज्ञे का पूरा नाम पता होना चाहिए। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो लहर जो एक रचना है वो किसकी है? तो लहर जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के सर्ग से लिया गया, यानी कि जो उर्मिला का विरह वर्णन है वो साकेत के कौन से सर्ग से लिया गया? प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, नवम सर्ग या फिर चतुर्थ सर्ग? तो आपको बता दें उर्मिला का विरह जो था उसका वर्णन जो किया गया था वो नवम सर्ग से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परिवर्तन किस कवि की रचना है? परिवर्तन एक रचना का नाम है परिवर्तन। ठीक है, चेंज, उसका जो रचना है उसके कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत या निराला है, या निराला का पूरा नाम होता है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला का पूरा नाम है। ये या रत्नाकार है या धूमिल है, धूमिल। तो आपको पता होना चाहिए कौन है बच्चों? इसके हैं सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि परिवर्तन रचना लिखी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है वो हमारे पहले दिए गए गद्यखंड, क्या दिया गया? गद्यखंड। उसमें से किसी चैप्टर की आपको कुछ लाइंस दी जाएंगे, आपको पहचानना होगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, अगर हम बात करें कैसे आपको पहचानना है तो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आप पहचान सकोगे। वो ट्रिक भी हम आपको जल्दी, वैसे भी आप पहचान सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा। देखिए इस गद्यांश में आप देख रहे हैं बार बार कहीं ना कहीं राष्ट्र या भूमि की बात हो रही, जैसे भूमि यहाँ पर है, राष्ट्र है, इस प्रकार राष्ट्र, पुत्र, ममता, पृथ्वी की बात हो रही है। तो आपको एक समझ में आ गया होगा किस चैप्टर से लिया गया, यानी कि जो राष्ट्र का एक स्वरूप नामक एक चैप्टर है उससे लिया गया। लेकिन उस चैप्टर को किसने लिखा है? तो उस चैप्टर को लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा, 2 नंबर तो आपके क्लियर हो गए। यानी कि प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की राष्ट्र स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, फिर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। फिर आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस के आप जवाब भी दे देंगे। अगर आपको ये समझ में आता तो आप इसको करिए, अन्यथा आपके पास एक ऑप्शन होता है अथवा में दूसरा दिया गया, आप करना चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं। देखिए जो दूसरा दिया गया ये भी गद्य का ही, अथवा उसको करो चाहे उसको करो, लेकिन नंबर 10 ही मिलेंगे, क्वेश्चन भी 5 ही करने हैं। देखिए एक अशोक का वृक्ष जितना मनोहर है, अब आपको एक समझ में आ गया ये अशोक का वृक्ष, यानी कि एक हमने चैप्टर पढ़ाया था आपको अशोक का फूल, उसी से लिया गया है। ठीक है, तो आपको सारे समझ में आ रहे हैं कैसे अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, यानी कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, अब जब हमने गद्य खंड की बात कर ली तो हमें पद्य खंड में भी 2 दिए रहेंगे और 2 हैं, उसमें से कोई एक करना है, 10 नंबर का है। अब ये पद्य खंड आप जब पढ़ेंगे तो मैंने आपको जो चैप्टर बताए थे उन चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। इसमें पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए, यानी कि जो गद्यांश दिए गए इनके कवि का नाम लिखो और इसके शीर्षक का नाम लिखो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको 2 दिए जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आपको करना होगा। ठीक है, इससे आगे देखते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे पहले अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आया क्या होता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या होंगे जीवन परिचय लिखना होता है।
तीन जीवन परिचय आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक लिखना होगा। इसमें मैं तीन पूछ रहा है, गद्य के हैं और नीचे तीन पद्य के हैं। प्रत्येक को लिखने के लिए 5 नंबर हमें दिए जाते हैं, 5-5 नंबर के, यानी कि 10 नंबर के जीवन परिचय हमारी बुक में आते हैं। लेकिन बच्चे पूरा साल जीवन परिचय पर तैयार खराब कर देते हैं कि जीवन परिचय किसका याद करें, जीवन परिचय किसका आएगा, बस 10 नंबर के पीछे पूरा साल बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। आप ध्यान, आपकी खुद रियलिटी हो गई। बहुत से, मैं कहता हूँ लगभग 80% बच्चों की ये रियलिटी है कि वो जीवन परिचय को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, क्या कौन से पढ़ें। तो मैंने आपको सीधी सीधी बात बता दें, आप अगर इन्हीं तीनों को तैयार कर ले, 6 जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेते गद्य और पद्य के, तो 100% आपको तीन में से कोई एक 100% आपको इस साल मिल जाएगा और इनमें से भी कोई एक 100% मिल जाएगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, ठीक है बच्चों। तो आपको जीवन परिचय तीनों 6 जो है तैयार कर लेने हैं, इनको तो आप ही तैयार करेंगे, ठीक है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है 5 नंबर का। इसमें से आपको कोई एक कहानी लिखनी होती है, चाहे आप ध्रुव यात्रा को लिखें, चाहे आप पंचलाइट को लिखें। अब देखिए, फिर अथवा में आपको बहादुर भी। अब आपको देखिए 3 कहानी है, उनमें से तीनों दे दी गई हैं, तो आपको क्या करना, तीनों ने कोई एक याद कर लेना, कोई एक आप तैयार कर लीजिए। चाहे आप ध्रुव यात्रा तैयार कीजिए, चाहे पंचलाइट। मेरा कहना सजेशन रहेगा कि आप पंचलाइट को तैयार कर लीजिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको याद भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपको कहानी को कहानी की तरह पढ़ लेना। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको इसको कहानी की तरह एकदम बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा देंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 नंबर का, ठीक है। अब आपको क्या करना, देखिए इसमें आपको देखिए जो खंड काव्य होता है हर एक जिले का और हर एक राज्य का अलग अलग होता है। हम आपको कैसा बता दें, तो आपको अपने जिले और अपने राज्य के हिसाब से इस खंड काव्य को तैयार कर लेना। इसके 5 नंबर बिल्कुल ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, यानी कि बिल्कुल ठोस होते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 5 नंबर मिलेंगे, बस आपको अपने राज्य या अपने जिले का जो भी है उस खंड काव्य को तैयार कर लेना, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इससे आगे की। अब जो यहाँ तक दिए गए हैं इनमें से आपको तैयार कर लेना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बात आती है संस्कृत यानी कि खंड खा की, और एक क्वेश्चन 7 नंबर का रहेगा। इसमें देखिए आपको बुद्ध युगे इमे सिद्धांता यानी कि जो श्लोक दिया, श्लोक ने पूरी एक कहानी एक तरीके से एक स्टेंजा दिया गया है। इसका आपको क्या करना, संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या लिखना है। अब इसको संदर्भ भी लिखना है और हिंदी व्याख्या, यानी कि आपको बताना किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, और इसकी हिंदी व्याख्या भी लिखनी है। मैंने आपको इसकी व्याख्या लिखना बताया है, आप उसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको 2 दिए जाएंगे, जैसे हमें जब हमने गद्य की बात की थी उसमें 2 दिए जाते थे, ठीक है। तो हमें 2 दिए जाएंगे, कोई एक आप कर सकते हैं। फिर आपको इसी में 2 दिए जाएंगे आपको श्लोक के मैंने आपको एक चैप्टर बताया था सुभाषी रत्नानी। आप अगर वो पूरा श्लोक का चैप्टर पढ़ लेते हैं सुभाषी रत्नानी, तो आपको दोनों श्लोक उसी से फंस जाएंगे और दोनों श्लोक उसी से भी हैं भी ये दोनों श्लोक, तो इनके लिए 7 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। देखिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमसे पैरा है लोकोक्तियां एवं मुहावरे में आपको जो दिए गए इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। यानी कि आपको 4 दिए गए, कोई एक ही आपको करना है। जैसे हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन को आरसी किया, अपना उल्लू सीधा करना। देखिए हाथ पीले करना या 9 2 11 होना या अपना उल्लू सीधा करना। देखिए अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब होता है, आपने किसी से पैसे ले लिए, आपने अपना उल्लू सीधा कर लिया, आपका काम चल गया, आप उसके पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हो। जैसे कि अगर वाक्य प्रयोग में आप बात करें कि सुरेश ने रमेश से 5,000 रुपये लिए और अपना काम कर लिया, लेकिन फिर बाद में लौटाने का नाम नहीं ले रहे, उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया, ठीक है। अब बात आती 9 2 11 होने की। जैसे एक चोर जो होता है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा 9 2 11 यानी कि भाग जाना। इसका आप वाक्य प्रयोग क्या करेंगे कि मान लीजिए चोर ने चोरी की है, जैसे ही पुलिस को देखा या साहूकार को देखा या गांव वालों को देखा वो भाग गया। इसी प्रकार से आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, और मैंने आपको पढ़ा रखा ऑलरेडी, आप इतने होशियार हो, ठीक है। फिर आती है विभक्ति यानी कि संधि विच्छेद। आप देखिए रविंद्र दिया गया, इसमें बड़ी ई जो है, यहाँ देखिए रविंद्र का संधि विच्छेद देखिए। अब देखिए बड़ी ई जो होती है वो छोटी और ई के साथ मिलकर कन्वर्ट होती है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए ऐसा किसमें दिया गया, इसमें बड़ी ई दी गई, पूरा नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो बड़ी ई जो थी वो बड़ी की मात्रा जो थी छोटी और ई में कन्वर्ट होके आ गई है, तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रमेशा दिया गया। अब जो ए है देखिए ए की मात्रा इस पर दी गई, रमेशा दी गई ना, लेकिन इसमें देखिए अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन सही करोगे, रमेशा ईसा,
ई निकल रहा है, तो ए की जो मात्रा होती है उसको बड़े आ का डंडा आ प्लस ई में कन्वर्ट करके तोड़ देते हैं, किसमें, बड़ी में। ठीक है, तो ऐसा किस में दिया गया, सिर्फ एक में दिया गया, इसमें आपको कुछ ढूंढना ही नहीं, बिल्कुल सरल सरल दिए होते हैं। लेकिन अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन वगैरह हिंदी से करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी दिक्कतें, वहाँ पर सारे ऑप्शन ऐसे देखेंगे, किसी में बिंदी हटा देगा, किसी में छोटी दे, यानी बहुत इरर केस ढूंढना होता है। यहाँ पर तो आपको ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिखा। देखिए अत्याचार दिया गया, अत्याचार दिया गया। अब आपको अत्याचार का छांटना है। भाई अत्याचार का कौन सा होगा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा ना, तो कौन सा है बताइए। देखिए अत्याचार दिया गया, अत्याचार। अब देखिए अत्या या यज्ञ है, इसमें बड़ा का डंडा है। अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है, यानी कि यहाँ से हमें तोड़ना है। ठीक है, अब ता जो है वो आधा है, अगर इसका जो ता है इस आ के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो एक पूरी की मात्रा बढ़ा लेता है, तो अति प्लस आचार हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला सही हो जाए। और इनको आप याद कर लीजिए, कुछ ही आते हैं, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 आते हैं, आप अगर 10-15 तैयार कर लेते हैं तो उन्हीं से आज के फंस जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है विभक्ति और वचन पहचानने की। तो अगर आपको विभक्ति और वचन पहचानना बिल्कुल बेसिक से सीखना है, आप चाहते हैं विभक्ति और वचन पहचानना हम बेसिक से सीख जाएं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने विभक्ति और वचन पहचानने की ट्रिक बता रखी है। अगर आप वो ट्रिक फॉलो करते हैं तो कोई भी विभक्ति और वचन आपसे छूट नहीं पाएगी। जैसे आत्मनिर्भर किस में शब्द में विभक्ति और वचन पहचानिए, तो आत्मनिर्भर जो है इसमें शब्द और विभक्ति और वचन पहचानना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें तो सप्तम विभक्ति एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्तम विभक्ति एक वचन। लेकिन अगर आपको ट्रिक चाहिए कैसे पहचानते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, देखिए 2 विभक्ति और वचन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें कह रहा है नामस शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा। देखिए नामस में सु आ रहा है, सु। ठीक है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वहां से आप जाकर देखेंगे, ध्यान से समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। ठीक है, अब कैसे होगा इन सारी चीज़ों को आप वहाँ ट्रिक में जाके देखेंगे। अगर मैं इसमें बताता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से जाकर पढ़ लेना। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित युग्मों सही अर्थ का चयन कीजिए, यानी कि अभिराम माने क्या होता है और अविराम माने क्या होता है। देखिए अभिराम माने क्या होता है और अविराम माने क्या होता है। देखिए अभिराम मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक। ठीक है, अभिराम मतलब होता है आकर्षक, या यहीं पर किसी अनाकर्षक दिया है और ऐसा। देखिए अभिराम मतलब होता है अनवरत, अनवरत। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा हमें कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, और आपको भी इसमें शायद इसमें मिसप्रिंट दी गई है। ठीक है, तो ज़्यादातर कम्बिनेशन आकर्षक का होता है। ठीक है, देखिए अनवरत और अनाकर्षक, सुंदर और आकर्षक दिया गया है, तो इसका तो क्लियर है अनवरत होगा। तो अनवरत सिर्फ एक में दिया गया तो आप आंखें मीच के लगा देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर आकर्षक होता तो और भी अच्छा, अगर अनाकर्षक दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सा वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, फिर बच्चों आती है दूसरा है अन्य और अन्य। इस अन्य का मतलब क्या है, इस अन्य का मतलब क्या है, इस अन्य का मतलब होता है दूसरा। क्या, दूसरा। तो दूसरा तो कई सारे इसमें भी दिया गया और इसमें भी दिया गया, यानी कि ये दोनों गलत हो गए, ये तो नहीं है। अब 50-50 चांस हो गए। अब देखिए अन्य का मतलब होता है बेकार नहीं, इस अन्य का मतलब होता है क्या, अनाज। तो पहला वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं खंड। इसमें खा में क्या कह रहा है कि शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखो। किसी एक के 2 सही अर्थ लिखना है, यानी कि आपको जो शब्द दिए गए 3, इनमें से किसी एक के आपको 2 लिखने हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं काल के। काल का एक तो होता है मृत्यु। क्या बच्चों, मृत्यु हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका काल का हो जाएगा समय। ये 2 याद रख लेंगे। अब हम इसी प्रकार से बात कर लेते हैं जड़ की। तो जड़ एक हो जाएगा इसका मूल, और एक हो जाएगा इसका मूर्ख। मूल और मूर्ख दोनों होते हैं जड़ के। फिर बात आती चपला की। तो चपला की अगर हम बात करें तो इसका एक तो हो जाएगा बिजली। क्या बच्चों, बिजली हो जाएगा, और दूसरा इसका हो जाएगा लक्ष्मी। क्या बच्चों, लक्ष्मी हो जाएगी। तो आप इनको याद रख लेंगे, यही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किसी शब्द यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सही शब्द चयन करके लिखिए। यानी कि आपको जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से आपको एक सही शब्द जो है उसको चयन करके लिखना है। यानी कि जो वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, उसे बच्चों क्या कहते हैं, वंदनीय कहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला सही है। नेक्स्ट दूसरा, और इसका आगे का देखिए। दूसरा कह रहा है कि जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके क्या कहते हैं बच्चों, अजेय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
घा में आता है कि नहीं, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। यानी कि मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैं पानी पी लिया हूँ, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको सही करूँ, मैं पानी पी लिया, मैं पानी पी लिया नहीं, मैंने पानी पी लिया है, मैंने पानी पी लिया है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शुद्ध करनी होती हैं। कृपया अवकाश देने की कृपा करें। अगर आप कृपया कृपया दो बार लगा रहे हैं तो कृपया कृपा आपका, या कृपया यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। देखिए क्या करेंगे आप, इस कृपा को हटा देंगे, कृपया अवकाश देने की कष्ट करें या कृपा करें। कृपा करें लिख रहा तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अवकाश देने का कष्ट करें, बस कृपया अवकाश देने का कष्ट करें। ठीक है, हो जाएगा। अब बात आती है बच्चों, अब यहाँ पर वीर रस अथवा शांत रस पूछ रहा है। मैंने आपको रस सारे पढ़ाए हैं, श्लेषम अलंकार, रूपक अलंकार मैंने आपको पढ़ाया है, चौपाई छंद पढ़ाया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने विद्यालय में नियुक्ति पत्र को आवेदक पत्र लिखना, यानी कि पत्र लिखना भी मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें। अब बात आती है लास्ट में निबंध की, यानी कि आपको 3 जो 4 इसमें निबंध 5 दिए गए, इनमें से किसी एक निबंध को लिखना है, उसके लिए 9 नंबर दिए जाएंगे। तो आप किसी एक निबंध को तैयार कर लोगे इसमें से। ठीक है, और आप निबंध ज़्यादातर यही आएंगे, एक इसमें आप बढ़ा लेंगे, कौन सा, चंद्रयान 3 या फिर आदित्य L1, आदित्य L1, इन दोनों को आप निबंध तैयार कर लेना इन पर, क्योंकि आ सकते हैं, चांसेस हैं बच्चों, आ सकते हैं, क्योंकि अभी करंट की घटनाएं हैं और हमारा बोर्ड भी, हम भारत में रहने वाले हैं, तो आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, तो आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये पूरा पेपर का डिस्कशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।